हेलो बच्चों, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज में फिर से एक नए वीडियो को लेकर आ गए हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव के वीडियो तक हम लोगों ने पहला जो आपका पार्ट था, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था, यूनिट था आपके बुक का, आपके बायोलॉजी का, उसको हम लोगों ने कवर किया था। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है कौन सा वाला है, वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला है। आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का यूनिट है। तो हम लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाले यूनिट में आ चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो जेनेटिक्स का है आपका, उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। ये चैप्टर का नाम आपको देखिए यहाँ नोटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व करेंगे फिर से। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने बताया था कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज को चलाएंगे जब तक एग्जाम है आपका तब तक, और आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव कुछ अपने तरफ से ऐड करके ऑब्जेक्टिव जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है आपके एग्जाम में, उसको हम लोग करते रहेंगे। उसी सीरीज में आपका ये नेक्स्ट वीडियो अभी ये लेक्चर है आपका, जिस लेक्चर में हम लोग 5th चैप्टर जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। जिस 50 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करेंगे, जिसमें डिस्कशन भी करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में उसका आंसर भी टिक करेंगे। साथ में आप भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें 35 में आउट ऑफ 35 आपको लाना बेहद ज़रूरी है अच्छा मार्क स्कोर करने के लिए। इसीलिए हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इज द कलर ऑफ द स्किन डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा है किस तरीके से या कौन से क्रॉस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन का मतलब है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करते हैं किसको, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, कलर ऑफ द स्किन इन ह्यूमन बीइंग को किस क्रॉस के द्वारा या कौन से क्रॉस के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो एक्चुअली में जो आपका स्किन कलर है वह डिटरमाइन करता है कि कितने क्वांटिटी में किसी भी पर्सन के पास डोमिनेंट या रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। यानी दो तरह के आपके एलील्स होते हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दो तरह के एलील्स हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर किसी पर्सन में कितने डोमिनेंट हैं और कितने रिसेसिव हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका कलर, स्किन कलर। इसका मतलब कितने मतलब हाउ मेनी किसको कहते हैं हम लोग, क्वांटिटी को कहते हैं। इसका मतलब ये जो आपका स्किन कलर है वो किस बेस पर डिसाइड होगा, क्वांटिटी पर डिसाइड होगा कि किस तरह के कितने क्वांटिटी में डोमिनेंट या कितने क्वांटिटी में रिसेसिव एलील किसी भी पर्सन के पास प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उनका कलर ब्लैक होगा, और जितना ज़्यादा रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उनका कलर वाइट हुआ करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, क्वांटिटी पे। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस मीन्स से किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्रॉस के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो फर्स्ट ऑप्शन, बाकी रेस्ट ऑप्शन आपके रॉन्ग है। चलिए तो नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैन विद द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड। कह रहा है ऐसे मैन जिसके में फीमेल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, ऐसे मैन को हम लोग क्या कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन है आपका, देख रहे हैं, उसका नाम है गाइंड्रोमॉर्फ। तो गाइंड्रोमॉर्फ उसे कहते हैं। गाइंड्रोमॉर्फ वो मेल है जिसमें मेल के पास मेल कैरेक्टर भी है और साथ में फीमेल कैरेक्टर भी है। अगर मेल फीमेल कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट हुआ करता है तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं गाइंड्रोमॉर्फ। ये गाइन वर्ड यूज किया गया है फीमेल के लिए, एंड्रो वर्ड यूज किया है मेल के लिए, और मॉर्फ वर्ड यूज किया मॉर्फोलॉजी के लिए। यानी ऐसा पर्सन जिसमें फीमेल मॉर्फोलॉजी और मेल मॉर्फोलॉजी दोनों, यानी बाहर से वो मेल फीमेल दोनों तरह के दिखते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं गाइंड्रोमॉर्फ। यही बात आपको पूछा गया है कि ऐसा मैन जिसके पास फीमेल कैरेक्टर भी रहे उसको हम लोग कहते हैं गाइंड्रोमॉर्फ, ठीक। लिस्ट पॉलीमॉर्फ, मतलब जिसका मॉर्फोलॉजी बहुत प्रकार का होता है। जॉलीमॉर्फ कुछ होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। गाइनोमॉर्फ भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका पूरा नाम होता है गाइएंड्रोमॉर्फ। तो गाइएंड्रोमॉर्फ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्विन ब्रदर्स। कह रहा है कि ट्विन ब्रदर्स बनाने के लिए, ट्विन मतलब जुड़वा, ठीक है, और जुड़वा ब्रदर्स बनाने के लिए क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर है 1 जाइगोट, 2 जाइगोट, 2 विदाउट जाइगोट और गैमीट। तो आपको पता है कि कभी भी कोई डेवलपमेंट होगा बेबी का तो बिना जाइगोट का तो होगा नहीं, ठीक। गैमीट डेवलपमेंट करेगा नहीं, क्योंकि गैमीट को जाइगोट, पहले गैमीट को फ्यूज करना पड़ेगा, जाइगोट क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन करता है नए ऑर्गेनिज्म का। तो अब यह है बात है 1 जाइगोट की 2 जाइगोट। तो कह रहा है हमें क्या बनाना है, ट्विंस बनाना है। ट्विंस के लिए हमें कितना जाइगोट चाहिए सर, 1 जाइगोट चाहिए,
क्योंकि वे ट्विंस को ब्रदर बनाना है, इसलिए ट्विन अगर एक ही तरह के कोई बनाने हैं, या तो ब्रदर यानी कि भाई भाई बनाना है, या सिस्टर्स यानी बहन बहन बनाना है, तो हमें एक तरह के जाइगोट चाहिए। जिस जाइगोट को या जिस ट्विंस को आप नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, मोनोजाइगोटिक, यानी ऐसा ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बना हुआ है, तो आप उसको क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। तो एक ही जाइगोट चाहिए। क्या होता है, डेवलपमेंट के समय पर एक ही जाइगोट बनते हैं और वो जाइगोट क्या करता है, डिवाइड कर जाता है टू में, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, और दोनों जाइगोट इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। यह भी एक बनाएगा ऑर्गेनिज्म और यह भी एक ऑर्गेनिज्म, तो दो बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन जाइगोट आपका। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड। कह रहा है किस कंडीशन में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाया जाता है ट्राइसोमी के केस में, ठीक है। एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम किस में फाइंड किया जाएगा, तो ट्राइसोमिक, नो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डबल ट्राइसोमिक। क्यों हो जाएगा, देखिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम फाइंड करने के दो कंडीशन, एक है ये, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइसोमिक। और अगर ऐसा 2n जो आपका कंडीशन रहता है और +2 होगा तो हम लोग तो क्या कहेंगे, डबल ट्राइसोमिक। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा पेयर चाहिए, मतलब एक जोड़े चाहिए, तो एक जोड़े मतलब 2 क्रोमोजोम चाहिए। 2 क्रोमोजोम किस में मिलेगा, डबल ट्राइसोमिक में मिलेगा आपको। इस कंडीशन है आपका डबल ट्राइसोमिक, ये है मोनो ट्राइसोमिक, या इसको सीधे ट्राइसोमिक हम लोग कहा करते हैं। तो ये वाला 2n+1, तो इसमें एक ही एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम चाहिए, तो पेयर का मतलब 2 हमें चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डबल ट्राइसोमिक। टेट्रासोमिक नहीं होगा, नलीसोमिक, नलीसोमिक में मतलब एक कम हो जाता है पेयर में, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है आपका फिनोटिपिक रेशियो इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस इन F2 जनरेशन। कह रहा है F2 जनरेशन में अगर कोडोमिनेंस का केस है तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, तो 1:1 आता है। ये बात आपको याद करके रखना है, अगर क्रॉस करके आप देखना चाहते हैं तो क्रॉस करके आप देख सकते हैं। कोडोमिनेंस कहने का मतलब क्या हुआ करता है, जब कोई भी एलील्स डोमिनेंट नहीं हो पूरी तरीके से, यानी बोथ आर डोमिनेंट, जब दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंस में अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको जो कंडीशन आएगा उसमें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है। अगर यही नॉर्मल आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो उसमें 3:1 आता, 1:3 आता नहीं है, 1:1 भी नहीं आता है, तो 1:1 आएगा, यह बात याद रखेंगे। कोडोमिनेंस तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी जो रेशियो होता है 1:1 ही आता है। ये कई बार हम लोगों ने क्लास में क्रॉस करके देखा है और आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा क्रॉस कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो वहाँ भी आपको रेशियो यही आता है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन अकर थ्रू ट्यूबर्स अकर सीन। कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो है ट्यूबर की मदद से किस में हुआ करता है, तो ट्यूबर की मदद से होता है पोटैटो में, ठीक है। पोटैटो में किसकी मदद से होता है, पोटैटो में जो पोटैटो हम लोग ईट करते हैं एक्चुअली में वो स्टेम का पार्ट है, उसे हम लोग प्रोपैगेशन के टर्म में ट्यूबर कहा करते हैं, तो ट्यूबर यहाँ पर हो जाएगा। मैंगो में तो फर्टिलाइजेशन हुआ करता है, ठीक है, ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता है। गार्लिक में जो हुआ करता है वो स्टेम से ही होता है, लेकिन उसको राइजोम कहते हैं हम लोग, लेकिन उसको ट्यूबर किसको कहते हैं, पोटैटो वाले को कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपका नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा है लिंकेज ग्रुप कितना हुआ करेगा। लिंकेज ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2n में जितना क्रोमोजोम है उसके हाफ यानी हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड कंटेंट कितने हो जाएंगे, 23 यानी 23। ह्यूमन बीइंग का पूछ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज ग्रुप। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपको लिंकेज ग्रुप पूछा जाए, तो ह्यूमन बीइंग में पूछा गया है कोई बात नहीं, अगर किसी और भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपको पूछा जाए तो उसमें डाइप्लॉइड कंटेंट को हाफ कर देना, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट को बोल देना, वही होता है लिंकेज ग्रुप। यहाँ पर हो जाएगा लिंकेज ग्रुप कितना, 23, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर लिंकेज ग्रुप आपको ह्यूमन में अलग अलग पूछे, अगर मेल के केस में पूछे, फीमेल के केस में पूछे, तो फीमेल के केस में लिंकेज ग्रुप कितना हुआ करता है, 23 ही हुआ करता है, लेकिन मेल के केस में क्या होता है, 24 हुआ करता है। कहा जाता है कि 22 तो उनके हैं ऑटोजोम्स, तो वो तो हो गए लिंकेज ग्रुप, प्लस एक्स क्रोमोजोम एक डिफरेंट क्रोमोजोम है, प्लस वाई भी उनमें एक डिफरेंट क्रोमोजोम है, यानी टोटल मिला कितना, 24। अगर ह्यूमन मेल में पूछा जाए तब ये लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सिर्फ पूछा जाए ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं या फीमेल्स में कितने होते हैं, तो क्या मारेंगे आप, 23 को मारेंगे। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द क्रोमोजोम, तो फीमेल के केस में क्या है कि जो और एलोसोम्स है यानी सेक्स क्रोमोजोम है वो सिमिलर है, इसलिए उसका भी हैप्लॉइड कंटेंट, लेकिन मेल के केस में
दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम है, इसलिए इसमें हमको ऐड करना पड़ता है 22 + 1 + 1 यानी 24 ऐड करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पूछा है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे यहाँ पर 23 मारेंगे। नेक्स्ट है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, 2n से दिखाते हैं, डैप्लॉइड कंटेंट, क्योंकि क्रोमोजोम आकर इन पेयर, ऑलवेज क्रोमोजोम आकर इन पेयर। तो क्रोमोजोम पेयर में होगा तो कैसे दिखाएंगे, 2n से दिखाएंगे। अगर यही अनपेयर्ड होता है तो n से, लेकिन अनपेयर्ड हम अपने मन से नहीं कहते, क्रोमोजोम नॉर्मली अकर्ड इन पेयर, तो इसलिए हम 2n लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। अब पहले बात एटाविज्म क्या होता है। एटाविज्म क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का अपीयर हो जाना, यानी अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यानी एंसेस्ट्रल यानी जो एंसेस्टर में थे, एंसेस्टर मतलब जो हमारे पूर्वज में कुछ कैरेक्टर ऐसा रहा होता है जो हम लोग में अब्सेंट हो जाता है, अगर उसी कैरेक्टर का फिर से अपीयरेंस हो जाए, फिर वो हमारे में दिखने लगे, इसको हम लोग कहते हैं एटाविज्म। तो एटाविज्म क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का अपीयर हो जाना क्या कहलाता है, एटाविज्म कहलाता है। अब पूछ रहा है आपको कि कौन से इसमें से ऐसे कैरेक्टर हैं जो एग्जाम्पल है एटाविज्म के। तो आपके कर्ली हेयर भी एटाविज्म का कैरेक्टर है, लॉन्ग हैंड भी एटाविज्म का कैरेक्टर है, और बेबी बॉर्न विद द स्मॉल टेल ये भी एटाविज्म का कैरेक्टर, यानी तीनों के तीनों किसके कैरेक्टर, एटाविज्म का कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जनरली आपके एग्जाम में जो ऑप्शन में एटाविज्म में आता है वो बेबी बॉर्न विद स्मॉल टेल आएगा, एंड क्या होता है मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जिसे आप पिन्ना कहते हैं, वो भी कई बार ऑप्शन में रहता है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है हालांकि, लेकिन मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना आपका हुआ करता है उसके मूवमेंट को भी एटाविज्म में रखते हैं। वो मूवमेंट जनरली एंसेस्ट्रल में दिखा करता था, हमारे में नहीं दिखा करता है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ये है ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस दूसरे नाम से हम पुकारते हैं, तो आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से पुकारते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स यहाँ पर हो जाएगा आपका। लॉ ऑफ डोमिनेंस से कुछ ऐसा नाम नहीं है दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, यहाँ पर हो जाएगा लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। किसको मानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इसके नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट वन इज मेंडल प्रपोज्ड। मेंडल ने क्या कौन सा लॉ दिया था ये पता है, आपको पता करना है। तो लॉ ऑफ लिंकेज नहीं, लिंकेज एक्सेप्शन है मेंडल का। 10% लॉ नहीं तो एनर्जी का लॉ है, नन एक ही बचता है ऑप्शन फिर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें 3 लॉ मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको ऑप्शन को हटा देते हैं, फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा। बहुत ही बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। देखो अब ये तो एक्चुअली में दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम द इवोल्यूशन, बट यहाँ पर ऐड हो गए तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी ऐसा कैरेक्टर जो अपने हम जीवन काल में, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जन्म लेने के बाद किसी भी चीज को पाना, इसको कहते हैं एक्वायर्ड करना। ठीक है, तो अगर किसी कैरेक्टर को हम लोग एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, उसे हम कहते हैं सॉरी कोई भी कैरेक्टर हम बर्थ के बाद मेरे में आता है उसे कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो पूछ रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस बात को किसने बताया, किसके द्वारा दिया गया था। एक ही है आपका जिसका नाम है लेमार्क। लेमार्क ने इसको प्रपोज किया था। लेमार्क का 2 ही लॉ है, हम लोग आगे वाले चैप्टर में इसको डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान जाएंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसके द्वारा दिया गया, तो लेमार्क के द्वारा दिया गया। डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया है आपका, तो वो यहाँ पूछा नहीं। डी वरीज के द्वारा म्यूटेशन का थ्योरी दिया गया है। ठीक है, हैकल के द्वारा बायोलॉजिकल लॉ दिया गया, तो ये सब बातें पूछा ना। लेमार्क बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको, तो याद रखेंगे लेमार्क के द्वारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया गया है। ठीक, और यूज एंड डिसयूज भी दिया गया, तो उसके बारे में पूछा नहीं, तो हम लोग अभी एक ही ऑप्शन लगाएंगे लेमार्क। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही आसान है कि कौन फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ये तो आप कई बार पढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तभी सबसे पहले इसी का नाम पढ़ते हैं, और बड़े चैप्टर में इसी का नाम रटते रहते हैं। इनका नाम क्या है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है मेंडल। ठीक है, यहाँ पूरा नाम तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ मेंडल लिखा हुआ, इनका नाम पूरा है G.J. मेंडल, ग्रेगर जेहोन मेंडल इनका पूरा नाम हुआ करता है। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सोने पे सुहागा है, इसका मतलब हमारे भाषा में बताएंगे तो फ्री में नंबर बांट रहा है, उठा लीजिए जितना उठा सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडल सिलेक्टेड, यानी मेंडल ने सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो किस प्लांट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट को, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गार्डन पी भी कहते हैं। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात किया जाए, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम इसका नाम है साइंटिफिक। तो अगर आपको कई बार ये ऑप्शन पी नहीं लिखा रहेगा तो पाइसम लिखा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो आपको आसानी से लिख दिया है गार्डन पी, तो सिंपल ऑप्शन दे दिया है, मेंडल सिलेक्ट किए पी प्लांट को। इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव वाले सीरीज में, जिसमें आपको ये बताना रहता है रीजन कि व्हाई डिड मंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा कि मंडल ने किस प्लांट को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें गार्डन पी लगाना है, वो एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपका। कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, कितने कैरेक्टर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए था, हाउ मेनी, बट नहीं एडेड है। एक्चुअली में पूछ रहा है कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, यानी कितने कैरेक्टर मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए, तो मेंडल के द्वारा आप सब लोगों ने पढ़ा 7 कैरेक्टर स्टडी किए गए। या अगर आपको ट्रेट पूछता है इस जगह पर, तो कितने ट्रेट लगाते हैं आप, 14 ट्रेट। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है, इसीलिए हर तरह को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। कैरेक्टर पूछेंगे तो कहेंगे तो 7, ट्रेट पूछेंगे तो 14 यानी 14, क्योंकि हर कैरेक्टर के कितने ट्रेट होते हैं, 2, तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 ट्रेट। यहाँ पर तो सबको कैरेक्टर पूछा, तो यहाँ ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 7 लगाना पड़ेगा। यही ट्रेट पूछता तो हम 14 लगाते, ठीक। नेक्स्ट है आपका मंडल प्रपोज, फिर से वही बात ये घुमा फिरा कि इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि मंडल ने क्या प्रपोज, देख रहे हैं कितने बार पूछा है, 3 बार आपके ईयर में आया हुआ, मैंने ईयर भी यहाँ लगा रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सिंपल था क्वेश्चन, फ्री में नंबर बांटने वाला क्वेश्चन, आपको कई बार पूछ रखा है, फिर से पूछा। लॉ ऑफ लिंकेज नहीं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक ही बात है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ देखो एक बार गलत हो गया है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, 2 बार लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया है, ठीक है, इसीलिए आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लगाएंगे, ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन को सही कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शायद था ऑप्शन में, ये इनहेरिटेंस ही हो गया है, तो सी ऑप्शन में गलत है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो दिया नहीं, मंडल ने क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो, देखिए फिर से पूछा, देखिए 2 बार पूछ लिया, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से पुकारते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल लॉ का कौन सा एक्सेप्शन है, तो देखिए डोमिनेंस, नहीं डोमिनेंस तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेंडल ने खुद लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स नहीं, मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया है, और मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिया। वैसे करके भी पहचान सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मेंडल का एक्सेप्शन कौन सा है, तो आप ये देखकर भी ऑप्शन में पहचान सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से आप पुकारते हैं, वो भी मेंडल के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंडल के द्वारा दिया गया। तो 3 तो मेंडल खुद दिया, इसका मतलब जो बच गया वही एक्सेप्शन होगा आपका, तो हम लोग कौन सा तो टिक कर देंगे इसमें, सी यानी लिंकेज, लिंकेज मेंडल के द्वारा नॉट गिवन है, इसलिए ये आपका एक्सेप्शन है मेंडल का। लॉ ऑफ लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट फिनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब देखिए एक क्वेश्चन आया था आपको स्टार्टिंग में ही को डोमिनेंस वाला, मैंने वहां पर ही आपको बता दिया था कि अगर आपको को डोमिनेंस पूछे या इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछे, आप ध्यान रखेंगे उसमें फिनोटिपिक रेशियो 1:1 ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए 3:1 जो है नॉर्मल आपके मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, 2:2 किसी का होता नहीं है, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन ही नहीं है, 1:1 आप याद रखें। अब देखिए 3 जगह पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, को डोमिनेंस के केस में, इन दोनों के केस में जो आपके फिनोटिपिक रेशियो हैं यह दोनों 1:1 आएगा, यह ध्यान रखेंगे, ठीक। 1:1 और कहाँ आएगा, मोनोहाइब्रिड केस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर आप जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो वो भी 1:1 आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस बात को बहुत गौर से पढ़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर हमें फिनोटिपिक रेशियो पूछा था को डोमिनेंस का, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इसलिए 1:1। अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछे, लेकिन किसका पूछे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये लिख कर दे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत, यानी नंबर कट गया, आता हुआ क्वेश्चन जिसका नंबर आप उठा सकते थे आपसे गलत हो जाएगा। अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, को डोमिनेंस का और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो पूछे, इन सब केस में आपको लगाना है 1:1 यानी 1:2:1 ध्यान देकर, ठीक। ये क्वेश्चन
इससे पीछे बार पूछा, पिछले क्वेश्चन में पहले हम लोगों ने किया, सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन था, वहाँ को डोमिनेंस पूछा था, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ लिया। दोनों केस में सेम बातें हैं। आपको यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, अभी मैं इधर आपको दिखा दूं। एक क्वेश्चन क्या बनता है आपको कि which of the following क्रॉस हैव सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। कहता है क्या, कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम टू सेम आते हैं। तो वो उसमें भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, को डोमिनेंस हो जाता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस के केस में जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो सेम टू सेम यानी 1:1 ही आता है। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है यहाँ पर कि किस टाइप के क्रॉस में या किस टाइप के क्रॉस में आपको पूछा जाएगा कि फिनोटाइप का रेशियो और जीनोटाइप का रेशियो सेम टू सेम आ रहा है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा इनकम्प्लीट या को डोमिनेंस, या दोनों दिया हो सकता है। तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहैबिड क्रॉस। अब देखिए मोनोहैबिड का फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, कौन सा होता है, 3:1। 9331 जो है किसका है, वो डायहैबिड का है। 931 किसी का नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है, ये डायहैबिड का है। मोनोहैबिड का आपको पूछा था, मोनोहैबिड का कौन सा होता है, 3:1 हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी शो। कह रहा है ब्लड ग्रुप ए बी क्या दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्रॉस के बारे में या जेनेटिक्स के बारे में नहीं पूछा, आपको पूछ रहा है कि क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए अगर किसी भी पर्सन के ऊपर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास जो एंटीजन रहते हैं, वह एंटीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंटीजन। कौन से एंटीजन उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो एंटीजन रहता है उसके पास ए। ठीक, किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके पास एंटीजन रहेगा बी। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन दोनों रहेंगे, ए भी रहेंगे और बी भी रहेंगे। और किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसी का दूसरा केस एंटीबॉडी की। ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को याद रहेगा। एंटीबॉडी को, इसके पास ए है तो इसके पास इसका उल्टा वाला एंटीबॉडी यानी बी एंटीबॉडी रहेगा। इसके पास बी है तो इसका अपोजिट ए एंटीबॉडी रहेगा। इसके पास ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। इसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी रहेंगे। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी के पास एंटीजन रहता है कौन कौन सा, ए और बी, और एंटीबॉडी अब्सेंट, एंटीबॉडी है ही नहीं। तो आप देख लीजिए एंटीबॉडी अब्सेंट आपका सेकंड ऑप्शन। एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीबॉडी अब्सेंट, एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट नहीं, ए एंटीबॉडी तो बी वाले के पास रहता है। एंटीबॉडी बी ये तो बी वाले के पास रहता है, ए वाले के पास रहता है, तो ये भी कट गया। एंटीबॉडी होता ही नहीं ए बी वाले के पास, तो एंटीबॉडी अब्सेंट। अब इसी में कोई दूसरा ग्रुप के लिए भी आपको पूछ सकता है। अभी ब्लड ग्रुप ए बी लिखा, ब्लड ग्रुप ओ के लिए पूछ लेता, एंटीबॉडी नहीं पूछता, एंटीजन पूछ लेता, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए आप इसको क्रॉस को ध्यान रखेंगे या इस बात को ध्यान रखेंगे कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आप इसको ध्यान, क्वेश्चन बदल सकता है, बस यहाँ पर ए बी के लिए पूछा है, बाकी मैंने सारे को एक्सप्लेन कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ के लिए, बी, एंटीबॉडीज अब्सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। है क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रेट है जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ एलील्स पर डिपेंड करते हैं। तो आपके स्किन कलर जो है डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ एलील्स पे, यानी कि डोमिनेंट एलील्स या रिसेसिव एलील किसी भी पर्सन में कितना नंबर में है, 2 है, 3 है, 4 है, इस पर डिपेंड करता है स्किन कलर। तो इसलिए यही पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट कौन सा है ह्यूमन बीइंग में, तो कौन सा है आपका स्किन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। कह रहा है कि जीन के अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुत फिर सिंपल पूछ रही है, एलील्स कहते हैं। एलील्स का डेफिनेशन भी हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है या डिफरेंट फॉर्म्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, जीन का डिफरेंट फॉर्म्स को, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब नहीं होगा, ये सब गलत ऑप्शन दिया हुआ, आपको ही पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंक फ्लावर इन एंथेरियम मेजस रेड इंटू व्हाइट इज एन एग्जाम्पल। अब कह रहा है एंथेरियम मेजस का पूरा नाम होता है एंथेरियम मेजस, इसे हम स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं या इसे हम लोग मिराबिलिस जाल्पा भी कहते हैं। ठीक, कह रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, पिंक फ्लावर जो आता है एंथेरियम मेजस में। क्या होता है एंथेरियम मेजस में कि हम रेड कलर के फ्लावर को क्रॉस करते हैं किससे, व्हाइट कलर के फ्लावर से, क्योंकि रेड इसमें डोमिनेंट है और व्हाइट इसमें रिसेसिव है। अब हम लोग क्रॉस करते हैं, आपको पता होगा मंडल का क्रॉस, मंडल के क्रॉस में अगर किसी डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ हम जब क्रॉस किया करते हैं, जिसका डोमिनेंट है आर और इसका रिसेसिव है स्मॉल आर। जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर आता है। F1 की बात कर रहे हैं। तो अगर ये आता है तो अकॉर्डिंग टू मंडल क्रॉस क्या यहाँ दिखाना चाहिए, सो कलर दिखाना चाहिए था रेड, लेकिन ये रेड नहीं दिखाते, कैसा दिखाता है, पिंक। ठीक है, कैसा दिखाता है,
पिंक ये दिखा देता है, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ आपको, ये दिखाता है पिंक। अब यही बात पूछ रहा है कि यह जो क्रॉस हम लोग करते हैं, ये जो पिंक दिखता है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए रेड और व्हाइट, अगर डोमिनेंट होता तो रेड दिखता, रिसेसिव होता तो व्हाइट दिखता। अब कहाँ दिख रहा है आपको, बीच का कलर दिख रहा है, मतलब पूरी तरीके से ये डोमिनेंट नहीं हो पाया है। पूरी तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर रेड दिख जाता तो डोमिनेंस कहते हैं, अगर दोनों दिखता तो को डोमिनेंस कहते हैं। दोनों में से कोई नहीं, बीच का दिख रहा है तो क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे यहाँ पर। तो याद रखेंगे आप एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, बार बार आपको पूछा है। एंथेरियम का पूछेगा कि एंथेरियम में जो क्रॉस करवाते हैं रेड व्हाइट फ्लावर करते हैं, कैसा फ्लावर आता है, तो पिंक फ्लावर आता है, ठीक है। और पिंक फ्लावर आने किसका एग्जाम्पल है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ये बात आप याद रखेंगे। को डोमिनेंस का बहुत फेमस एग्जाम्पल आपके लिए बार बार जो पूछता है वो कौन सा पूछता है, वो ब्लड ग्रुप पूछता है। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी, जहाँ पर दोनों डोमिनेंट हुआ करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल याद, डोमिनेंट का एग्जाम्पल जितना पड़े वो सब बाकी सब डोमिनेंट का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट बोल दिया है। कह रहा है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, सही बात है भैया, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स आर डिस्क्रीट, ये भी बात सही है भैया। कह रहा है एलिस ब्लेंड विथ ईच अदर, सॉरी फैक्टर अकर्स इन पेयर, यस सर ये भी सही है। एलिस ब्लेंड, नो सर ये गलत है, एलिस ठीक है ये गलत बात है। एलिस किसी के साथ, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स कर जाना, किसी के भी साथ मिक्स नहीं करते, ब्लेंड नहीं करते, ब्लेंड का मतलब मिक्सिंग, यानी एलिस कोई भी रॉन्ग मतलब मिक्सिंग नहीं शो करता है, इसलिए कहते हैं एलिस ब्लेंड विथ ईच अदर, तो नो एलिस नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ रखा है तो याद कीजिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको बताया। अगर मेरे से जो भी पढ़ा आपने वहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जब मैंने आपको बताया तो यही 3 स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ था। ये कैरेक्टर्स जो है किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो फैक्टर्स, या फैक्टर्स को हम लोगों ने जीन लिखते हैं, मेंडल्स के भाषा में फैक्टर्स कहते हैं, अभी नए टर्म में इसको जीन कहते हैं। फैक्टर वहाँ पर लिखा है मैंने, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, ठीक है, या वहाँ पर हमने जीन्स अकर इन पेयर लिखा है। फैक्टर्स आर डिस्क्रीट, यानी जीन अलग अलग होते हैं। ये तीनों बात आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस के स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट में क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर रॉन्ग ही आपको पूछा था, इसलिए कौन सा ऑप्शन अपना हो जाएगा सही, तो अपना ऑप्शन जाएगा डी नंबर सही, एलिस ब्लेंड विथ ईच अदर। एलिस ब्लेंड विथ, ये गलत बात लिखा हुआ है, यहाँ डू नॉट लिखा हुआ होना चाहिए था। तो इनकरेक्ट ही आपको पूछा, इसलिए हमें क्या ऑप्शन लगाना पड़ेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर फेनोमेनन। कह रहा है कि ऐसा फेनोमेनन जहां पर एक जीन क्या करते हैं, दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड का मतलब क्या होता है, छुपा देना, यानी नहीं दिखाने देते हैं। जब 2 जीन साथ में प्रेजेंट है, मान के चलो कोई एक जीन ए है, कोई एक जीन स्मॉल ए है। अगर ए जो है ये ए अपने दूसरे जीन को, यहाँ पर हम लोग दूसरा जीन लेते हैं फिर से, अगर कोई एक जीन ए है, कोई दूसरा जीन बी है, डिफरेंट जीन, ठीक है। ए क्या करता है, ए और बी जब साथ में रहता है तो ए क्या करता है, बी को अपना इफेक्ट नहीं दिखा, मतलब अपना इसको प्रभाव नहीं दिखाने देता है, अपना ही कैरेक्टर दिखाया करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, ए हाइड कर रहा है, उसके इफेक्ट को छुपा दे रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीस्टेसिस कहते हैं। इपीस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि एक जीन जब दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा दे, नहीं दिखाने दे, या कभी कोई दूसरा भी, अभी हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए, कोई भी जीन यहाँ हो सकते हैं, तो जो जीन नहीं दिखाने देते हैं उसको कहते हैं इपीस्टैटिक जीन, और जिसको नहीं दिखाने देते हैं उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, या उसको कहते हैं हाइपोस्टेसिस। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसी का उल्टा वर्ड है। इपीस्टैसिस उस जीन को कह रहे हैं जो दूसरे को इफेक्ट नहीं दिखाने दे रहे, जिसको नहीं दिखाने दिया जाए उसको कहेंगे हाइपोस्टैसिस या हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, इपीस्टैसिस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेड कलर फ्लावर, पिंक कलर फ्लावर बुलाया था, मैंने वहाँ बताया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, वही भी आपको मैंने बताया कि आपको को डोमिनेंस के लिए पूछता है तो क्या पूछेगा, ब्लड ग्रुप। तो अब ध्यान रखेंगे फिर से, एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखिए फंसने वाला चीज़ है। एबीओ ब्लड ग्रुप में पूछा तो एक ऑप्शन है मल्टीपल एलिस। मल्टीपल एलिस क्या होता है, अगर एक जीन है तो एक जीन का मेंडल के अकॉर्डिंग कितने एलील्स होते हैं सर, तो 2 एलील्स होते हैं। लेकिन अगर कोई एक जीन का 2 से ज्यादा एलील्स हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलील्स, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो आपका ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बीइंग्स में, एबीओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर 3 तरह के एलील्स होते हैं। कौन कौन, तो सर IA, IB एंड IO,
3 टाइप के एलील्स होते हैं, यानी 2 से अधिक हो गए तो दिस इज आल्सो ए कंडीशन ऑफ मल्टीपल एलील्स, यानी यह कंडीशन मल्टीपल एलील्स का भी है। और एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस भी दिखाया करता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर बोथ, यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दोनों बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब एबीओ याद रखेंगे, एबीओ मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है, एबीओ कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, इसलिए हमने बोथ बी एंड सी लगाया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ फादर विथ बी, फादर जीनोटाइप कह रहा है कि एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, तो उसका ब्लड ग्रुप दिखाया जा रहा है ओ है। ठीक, वेरी गुड। अब एक बात लिख लेते हैं हम लोग, ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए किसी भी चाइल्ड में उसका जीनोटाइप कैसा होना पड़ेगा, आईओ और आईओ होना पड़ेगा। तैयार हो गया। अब कह रहा है फादर जो है उसका वो बी ब्लड ग्रुप का है, तो उसका जीनोटाइप फादर का कैसा होगा। तो आप ध्यान कीजिए कि बी ब्लड ग्रुप होने के लिए कितने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, तो आपको पता है बी के लिए 2 कंडीशन है। बी के लिए कंडीशन क्या क्या है, तो बी के लिए कंडीशन है कि सर बी वाला या तो आई बी रहे और आई बी रहे तब बी दिखेगा, या सर आई बी रहे और आई ओ रहे तब दिखेगा। अब आप देख रहे हैं कि उसके चिल्ड्रेन में ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए ओ का होना जीनोटाइप में जरूरी है, तभी ओ का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मदर के पास भी कोई ना कोई ओ होगा तभी। मदर के यहाँ चर्चा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी अगर फादर में बी और बी ही रहेंगे तो हमेशा फादर से आई बी एलील से ही पास आउट करेगा। अगर मदर के पास ओ रहता भी है तो आई बी आई ओ के साथ मिलकर बी दिखाने लगता है, ओ तो दिखाएगा नहीं। इसका मतलब फादर के पास ऐसा कंडीशन यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन रहना जरूरी है, तभी ही चिल्ड्रेन में ओ दिखेंगे। तो फादर का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आई बी आई ओ, और पहला ही ऑप्शन देखिए आपका आई बी और आई ओ वाला दे दिया। आई बी और आई बी नहीं हुआ करेगा, आई बी नहीं होगा, ए का तो कोई बात ही नहीं है, तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई बी आई ओ हो जाएगा यहाँ कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स ऑन द सेम लोकस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशन, कह रहा है कि ऐसा जीन जो सेम लोकस पर है, सेम लोकस मतलब अब देखिए 2 क्रोमोजोम है आपके, क्रोमोजोम के जिस जगह पर जीन प्रेजेंट रहते हैं उसे हम कहते हैं लोकस। अगर कोई जीन है जो एक ही लोकस पर प्रेजेंट है और एक ही लोकस पर प्रेजेंट होके अगर वो अलग अलग टाइप का एक्सप्रेशन दिखाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलील्स। यानी एक ही जीन के अलग अलग एक्सप्रेशन कब दिखेगा, जब उसके एलील डिफरेंट होंगे तभी ना अलग अलग एक्सप्रेशन दिखेगा। अगर एलील सेम होंगे तो जीन का एक ही तरह का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीन ऐसा हो सेम लोकस पर हो, मतलब सेम जगह पर प्रेजेंट हो लेकिन डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखाता हो। तो डिफरेंट एक्सप्रेशन तो तभी दिख पाएगा जब उसके एलील्स डिफरेंट होंगे। तो ये कंडीशन, अगर किसी जीन का एलील्स डिफरेंट है तो कंडीशन क्या कहलाता है, मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पर मल्टीपल एलील्स हो जाएंगे। पॉलीजीन नहीं होगा, पॉलीजीन कहने का मतलब होता है बहुत सारे जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं। ऑन्कोजीन तो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, कोडोमिनेंट तो होते, कोडोमिनेंट मतलब जब दोनों जीन्स इफेक्ट अपना दिखावे तो उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंट। यहाँ वैसे कुछ बात पूछा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। अब कह रहा है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब जो सभी को दे सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो किससे ले सकता है, तो सर जिसका ब्लड ग्रुप ए है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे ये ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है बी है सॉरी, तो वो किससे ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किससे ले सकता है, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्सल डोनर यानी कौन ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको देने के लिए आया है, तो देखिए सर यहाँ पर ओ इसमें भी आया, ओ इसमें भी आया, ओ इसमें भी आया और ओ इसमें भी आया। इसका मतलब वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर में कौन, ओ हो जाएगा। अब एक इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट मतलब जो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता, ब्लड ले सकता है। तो जरा देखा जाए, ए किससे लिया, ए और ओ से लिया, बी किससे लिया, बी और ओ से लिया, ओ किससे लिया, ओ से लिया। लेकिन ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए से भी लिया, बी से भी लिया, ए बी से भी लिया, ओ से भी लिया। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर बदल जाए और का यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए बी। डोनर कौन है, कौन सबको दे सकता है, तो ओ सबको दे सकता है। तो यहाँ डोनर पूछा तो ओ, अगर यही बात रेसिपिएंट पूछे तो ए बी। ठीक, याद रखेंगे दोनों टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब कह रहा है ब्लड ग्रुप ओ। अब ये एक अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, वहाँ पर ए बी के लिए शायद पूछा था। कह रहा है कि ओ के पास क्या होता है सर, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं था। अगर आपको पिछला वाला टेबल याद होगा, मैंने वहाँ लिखा था एंटीजन और एंटीबॉडी, मैंने वहाँ लिखा था ओ वाले में, अगर आपको याद हो तो एंटीजन्स अब्सेंट और एंटीबॉडी ए और बी दोनों के दोनों प्रेजेंट। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या होता है, एंटीजन अब्सेंट, सही बात है, एंटीजन अब्सेंट, एंटीबॉडी अब्सेंट नहीं, एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, एंटीजन प्रेजेंट नहीं, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं, ए और बी दोनों प्रेजेंट, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एंटीजन अब्सेंट, वो में कौन क्या नहीं होता एंटीजन में, वहाँ पर बताया था आपको ये किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए पूछा जा सकता है, इसको टेबल को आप याद रखेंगे, पीछे जो मैंने बताया क्वेश्चन में टेबल, ठीक है। यहाँ पर ओ के लिए देखिए पूछ लिया, वहाँ पर ए बी के लिए पूछा था, कुछ भी हो सकता है। जैसे भी मैंने पिछले वाले आपको ब्लड ग्रुप के लिए बताया कि ब्लड ग्रुप किसको दे सकते किसको ले सकते, वो भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो ये सब आप बात बराबर याद रखेंगे, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार कभी ओ लिख देगा, कभी ए बी लिख देगा, कभी ए लिख देगा, किसी के लिए लिख देगा, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। आप क्रॉस तो यहाँ करके इतना हम लोग देखो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन आप रेशियो को जरूर याद रख सकते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:1 हुआ करता है, ठीक है। 3:1 किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:1 किसका है, मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइपिक का रेशियो है। 9:7 किसका है, आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब आप लोग के सिलेबस के इनसाइड ये नहीं आता है, लेकिन ये भी रेशियो हुआ करता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक क्रॉस होता है उसके लिए हुआ करता है, यहाँ पर नहीं होगा, आपको नहीं बताया जाता है। 9:3:1 किसका है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, ये बताते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही मोनोहाइब्रिड के लिए पूछता तो 3:1 होता, अभी डाईहाइब्रिड के लिए पूछा तो 9:3:1 याद रखेंगे, बराबर बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके कान में बात जाए तो आपको याद रहे एग्जाम में। 9:3:1 याद रखेंगे डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है वेरिएशन ड्यूरिंग मियोसिस, कह रहा है जो वेरिएशन आता है किसमें, मियोसिस सेल डिवीजन में, वो किस कब हुआ करता है मियोसिस में। तो सर जो वेरिएशन आता है ना वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब कोई एक क्रोमोजोम पेयर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से बनकर, इसलिए एक क्रोमोजोम पेयर मैंने यहाँ बना दिया, अब एक को मैंने दूसरा कलर से आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए एक क्रोमोजोम पेयर ये है, ठीक है, ये दोनों क्या करें अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर ले, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को जब एक्सचेंज करेगा तो एक मिनट, ठीक है, फिर रेड वाले को बना देता हूँ, ऐसा होगा, ये इससे मिक्स करेंगे और ये आफ्टर मिक्सिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो सर रेड वाला का एक रेड बनेगा, दूसरा थोड़ा सा रेड बनेगा, फिर बनेगा येलो, ठीक। और जो ये वाला है वो कैसा बनेगा सर, एक तो पूरा येलो बनेगा, एक थोड़ा सा ये बनेगा और एक थोड़ा सा रेड बनेगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, जेनेटिक मेटल एक्सचेंज होने के बाद ये चेंज हो गए क्रोमोसोम। अब जो चेंज हो गए इसी को कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर वेरिएशन जो होता है म्यूटेशन में वो किस प्रोसेस के दौरान हुआ करता है, किस प्रोसेस के टाइम पर हुआ करता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो आपको ये जो स्टेप है आपका, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दूसरे दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो है वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी दौरान क्या होता है, वेरिएशन आता है। हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, हाँ अब ये पूछ दिया रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर कब हुआ करता है, तो होता है मियोसिस में। अब मियोसिस में भी कौन सा फेज, तो देखिए बहुत पूरा डिटेल्स में आपको हम बता देते हैं। मियोसिस में भी मियोसिस 1, मियोसिस 1 में अगर देखेंगे तब प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी देखेंगे तो उस स्टेज का नाम क्या है, उस स्टेज का नाम है पैकिटीन। ध्यान रखेंगे ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो मियोसिस में होता है। मियोसिस में भी मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 में भी पैकिटीन में होता है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे पैकिटीन। देखिए ऑप्शन पैकिटीन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्चुअल। कह रहा है डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है सर, ऐसा क्रॉस जिस क्रॉस में F1 को क्रॉस करवाया जाए उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ। मैंने क्या कहा, F1 जो हाइब्रिड बनता है उसको क्रॉस करवाया जाए किसके, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, जैसे स्मॉल टी के साथ मैंने करवा दिया,
ठीक है। अब मान के चलिए इसी को हम फिर से एक बार क्रॉस करवा देते हैं आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड के लिए, जब मैंने एक ही कैरेक्टर लिया। यही बात आप जब दो कैरेक्टर को लेकर करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड। अगर डायहाइब्रिड का आप टेस्ट क्रॉस रेशियो देखेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है, फिर 1 आता है, मतलब 1:1:1:1:1। यही बात अगर मोनोहाइब्रिड लेके पूछता तो 1:1, 2 बार 1 आता है, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्या हो जाएगा आपका, 1:1:1:1 हो जाएगा। ये क्रॉस को आप एक बार परफॉर्म करके देखेंगे, बहुत सिंपल क्रॉस है, ठीक है। अब जैसे मैं मान को चलो आपको कर देता हूँ एक बार, जाओ टेस्ट क्रॉस किसके लिए मैं करूँ, मैं कर रहा हूँ आपको मोनोहाइब्रिड के लिए। अगर मोनो मैंने क्या कहा F1, तो F1 कैसा बनता है, मैंने अगर टॉल अगर लिया है, टॉल इसको क्रॉस करवाता हूँ स्मॉल टी और स्मॉल टी से, होल्ड ऑन, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक। इसमें F1 कैसा बनता है, इसमें बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस में आपको F1 को क्रॉस करवाना है उसके रिसेसिव पेरेंट कौन से, स्मॉल टी। जब इसको क्रॉस करवाओगे आप तो एक बॉक्स बना देते हैं, एक तरफ गैमेट लिखेंगे तो आएगा कैपिटल टी, एक तरफ लिखेंगे तो आएगा स्मॉल टी। जब इधर करोगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिखोगे तो स्मॉल टी आएगा, इधर लिखोगे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, इधर लिखोगे तो स्मॉल टी आएगा। अब आप देख रहे हो इसमें रेशियो देखोगे तो कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये वाले यहाँ बने और यहाँ बने, यानी 2 बार बने। और स्मॉल टी स्मॉल टी यहाँ बना, ये भी कितने बने, 2 बने, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कितने टाइम्स बनने, 2, यानी कि एक्चुअली में 1:1 बनने हैं। तो ये मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया किसके लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए। अगर मोनोहाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस रेशियो बोला जाए तो कितना आ गया आपका, 1:, मोनोहाइब्रिड के लिए 1:1 आ गया, ठीक है। यही बात अगर डायहाइब्रिड के लिए करते तो यही रेशियो 4 बार आ जाता, ठीक है, मतलब 1 यानी 1:1:1:1 4 टाइम्स आ जाता। तो यही बात अब क्वेश्चन ने पूछा था कि देखिए डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो यह कितना आ जाएगा, 1:1:1:1, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। इसको आप एक बार अपने से कॉपी पर कर देखेंगे। डायहाइब्रिड के लिए भी F1 लेंगे। डायहाइब्रिड के लिए अगर मान के चलिए जो हम लोग के बुक में क्रॉस दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, सीड से और सर्कल यानी राउंड येलो के लिए। तो डायहाइब्रिड का F1 आता है कौन, ऐसा आता है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसको क्रॉस करवा देंगे किससे, रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल r और स्मॉल y, इनसे क्रॉस करवा देंगे और रेशियो इसका निकाल कर देखेंगे, आपको रेशियो 1:1:1:1 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साइटोलॉजिकल मतलब सेल के बेसिस पर क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कह रहा है क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो जाते हैं, तो सर क्रोमोजोम अलग अलग हुआ करते हैं बिना किसी ब्लेंडिंग के। तो नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, नो सर। एलील्स में भी डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट नहीं है। क्रोमोजोम अरेंज इंडिपेंडेंटली इन मेटाफेज 1, नहीं, ये सब कुछ नहीं होते हैं, यानी नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, यानी एलील्स का कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ करता है, एलील्स मिक्सिंग नहीं हुआ करेंगे जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ करते हैं। तो ये बात आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपाउंड बाय। कह रहा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया किसके द्वारा, सर्टन एंड बोवेडी के द्वारा। सर्टन एंड बोवेडी क्या कहते हैं कि जो क्रोमोजोम होता है पेरेंटल पेयर का, वो सेपरेट हो जाते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग और एक क्रोमोजोम पास आउट करते हैं। ये बात बताया जाता है कौन, इसी थ्योरी का नाम दिया गया है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। तो ये कौन किसने दिया, सर्टन एंड बोवेडी ने दिया है। नेक्स्ट वन इज नॉट ए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। कह रहा है इसमें से कौन सा क्रोमोजोम से होने वाला डिसऑर्डर नहीं है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों के तीनों क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में आपको पता है 21 नंबर क्रोमोजोम ट्राइसोमी यानी एक अधिक हो जाती है, एक ज़्यादा हो जाती है। क्लिनफेल्टर में एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है, टर्नर में एक एक्स कम हो जाता है, मतलब ये सब क्रोमोजोम से होने वाले प्रॉब्लम है। एक ही पे आपका कौन सा, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक कहने का मतलब क्या है, जीन से होने वाले प्रॉब्लम, क्रोमोजोम से होने वाले नहीं, जीन से होने वाले, वो भी कौन सा, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स पर होने वाले रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव जीन के होने कारण होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ये पूछ रहा है कौन सा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है, तो हेमोफीलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ZZ-ZW सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। कह रहा है ZZ-ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में हुआ करते हैं, सर ये होते हैं किसमें, बर्ड्स में, ठीक है।
बर्ड्स में हुआ करते हैं। तो बर्ड्स का ऑप्शन कौन सा है आपका? पीकॉक। पीकॉक में मार देंगे आप। अब जरा देखिए एक बात यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये पीकॉक में मार देंगे आप। ZW6 डिटर्मिनेशन में क्या है कि इसमें जो केस है वो ZW जो है वो गैमेट किसका बनता है? फीमेल का बनता है। यानी फीमेल में डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनते हैं, यानी फीमेल हेटेरोजाइगोट्स है। ठीक है, अपने जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में मेल में डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं, तो मेल हेटेरोजाइगोट है, जबकि बर्ड के केस में फीमेल हेटेरोजाइगोट का एग्जांपल है। तो आपको कई बार पूछता भी है कि फीमेल हेटेरोजाइगोट्स किस में शो करते हैं, तो बर्ड्स में। या कोई ऐसा बर्ड्स का ऑप्शन जैसे यहाँ पीकॉक है उसी प्रकार कोई ऑप्शन देगा तो वहाँ मारेंगे। यहाँ पर पूछा है कि ZZ होते हैं मेल में, ZW होते हैं फीमेल में, किस में होगा? तो पीकॉक में हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉसिंग ओवर अकर्स ब्रीडिंग। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट मार दिया है, कह दो 2011, 12, 21 कई बार पूछा। इससे पीछे भी मैंने लिखा था, वो सेट किया था। फिर से किस फेज में मैंने बताया आपको? तो पैकेटिन के फेज में बताया। म्यूसिस 1 प्रोफेज 1 पैकेटिन में हुआ करेगा क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है आपका ट्राइसोमी 2n+1 कॉजेज रिटार्डेशन। कह रहा है कि ट्राइसोमी में जो है क्या आपको दिखेगा? कौन सा दिखेगा? ठीक है, प्रॉब्लम। तो कौन सा प्रॉब्लम आपको दिखता है? तो डाउन सिंड्रोम दिखता है। डाउन सिंड्रोम में 21st नंबर क्रोमोजोम ट्राइसोमी का मतलब एक बार बढ़ जाता है, यानी एक 2n+1 के कंडीशन में, जोड़े में तो रहते ही हैं, एक अधिक हो जाती है, इसी को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। तो ये किसमें दिखेगा आपको? तो डाउन सिंड्रोम में दिखेगा। कौन सा क्रोमोजोम? याद रखेंगे 21st नंबर क्रोमोजोम का ट्राइसोमी होने की वजह से जो प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम का नाम है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है कि एक्सेसिव हेयर ओवर द पिन्ना। जो पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर है आपका, आप कई बार देखेंगे, खासकर नहीं मेनली किसमें देखेंगे? मेल में देखेंगे कि मेल में उनके पिन्ना के ऊपर, पिन्ना जानते हैं ना, जो कान में बाहर लगा हुआ है, जिसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं आप, पिन्ना के ऊपर क्या आ जाते हैं? हेयर आ जाते हैं। ये आपको मेल में ही देखने को मिलेगा। तो क्या इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, अगर किसी भी मेल में पिन्ना के ऊपर हेयर का प्रेजेंस है उसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। तो कह रहा है हाइपरट्राइकोसिस जो हुआ करता है उसका जीन किस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट रहता है? सर मेल में दिखता है, तो स्पेशली मेल कैरेक्टर है, तो ये वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट रहते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है क्या कि TDF का फैक्टर, TDF कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को, कि TDF का फैक्टर किस तरह प्रेजेंट होता है, उसका भी ऑप्शन आपको वाई क्रोमोजोम लगाना है, क्योंकि TDF भी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मेल में दिखेगा और किसी में नहीं दिखेगा, और मेल में जब दिखेगा तो आपको क्या डालना पड़ेगा? वाई क्रोमोजोम। ठीक है, यहाँ पर हाइपरट्राइकोसिस और TDF दोनों के लिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। कह रहा है कि वेरिएशन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वेरिएशन का कारण अभी मैंने बताया कौन सा है? क्रॉसिंग ओवर, जो कहाँ हुआ करता है? म्यूसिस के दौरान हुआ करता था। म्यूसिस आपके वेरिएशन का सबसे मेन कारण है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हो, ये भी आपको देखिए। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। ट्विस्ट क्या कर दिया कि म्यूसिस के साथ साथ म्यूटेशन भी दे दिया। म्यूटेशन भी वेरिएशन का कारण है। अब कह रहा है मेन सोर्स कौन सा है? तो अगर म्यूटेशन दिया हुआ है उस समय आपको म्यूसिस नहीं लगाना, उसमें आपको म्यूटेशन लगाना है। जब आपके ऑप्शन में म्यूसिस और म्यूटेशन दोनों रहे तो म्यूटेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन म्यूसिस, इसलिए आप लगाएंगे म्यूटेशन जो है मेन सोर्स है वेरिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोपॉलीप्लॉइडी इंड्यूस्ड बाय। कह रहा है ऑटोपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? एक सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड करने के बाद उसके क्रोमोजोम आधे आधे हो जाने चाहिए थे, लेकिन कई बार सेल में क्रोमोजोम आधे आधे नहीं होते हैं, खुद के सेल में डबल हो जाते हैं। आधा होने के बाद सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा तो क्रोमोजोम डिवाइड नहीं होगा, उसी सेल में क्या हो जाएंगे? क्रोमोजोम के नंबर डबल, इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और सेल्फ के सेल में, अपने ही सेल में, इसको कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ये एक केमिकल हुआ करता है, इसका नाम है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन केमिकल अगर किसी भी सेल के ऊपर इंड्यूस लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तो उसमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन दिखने लगता है। तो यही बात आपको पूछ रहा था कि किसके द्वारा हुआ करता है, तो कॉल्चिसिन के द्वारा हुआ करता है। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम इन हाउ मेनी क्रोमोजोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम होता है? टर्नर सिंड्रोम कैसा केस है? तो सर मतलब ह्यूमन बीइंग में जब एक एक्स क्रोमोजोम यानी 44 + XX ये आपके नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, अगर इसमें से एक एक्स क्रोमोजोम डिलीट हो जाए यानी खत्म हो जाए तो क्या बच जाएगा? 44 + X, तो बचेगा एक, नहीं बचेगा 0। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसको मोनोसोमी भी कहते हैं। अगर एक पेयर में से कोई एक क्रोमोजोम कम हो जाए उसे हम मोनोसोमी भी कहते हैं। तो ये मोनोसोमी का भी एग्जाम्पल है, ये टर्नर सिंड्रोम का भी एग्जाम्पल है। ये बात पता है टर्नर सिंड्रोम
में कितने क्रोमोजोम, तो 44 और 145 क्रोमोजोम। ठीक है, यही आपको ट्राइसोमी में पूछता या तो क्लिनफेल्टर में पूछता या डाउन सिंड्रोम में पूछता तो 46 एक बढ़ जाता। ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ जाना पेयर में, यहाँ टर्नर का मतलब मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब एक कम हो जाना, एक कम हो गया। 44 प्लस एक्सो कंडीशन हुआ करता है, यानी कि 44 और 145 क्रोमोजोम इसमें आपको दिखेंगे। कह रहा है सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का डिजीज है, सेक्स लिंक नो, ऑटोजोमल यस। सिकल सेल एनीमिया किस में होता है, ऑटोजोमल जीन्स में हुआ करता है, इसलिए ऑटोजोमल डिसऑर्डर है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकल सेल एनीमिया क्या शो करता है, सिकल सेल एनीमिया क्या शो करता है आपका, कोडोमिनेंस शो करता है। मतलब कि इसके अपने साथ जो है किसी दूसरे जीन को भी क्या कहते हैं, अगर किसी भी पर्सन में सिकल सेल एनीमिया और नॉर्मल जीन प्रेजेंट रहते हैं तो दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस आपको दिखाया करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, ए नॉर्मल विजन फीमेल, कह रहा है एक फीमेल है जिसका नॉर्मल मतलब वो आसानी से सब कुछ को देख पाती है। नॉर्मल विजन फीमेल व्हिच फादर इज कलर ब्लाइंड, जिसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, मैरिज ए नॉर्मल विजन मेल, एक नॉर्मल विजन मेल से शादी करती है। तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर टू बी, उसके डॉटर के और सन के कलर ब्लाइंड होने के चांस कितने हैं। तो जरा इसको देखिए गौर से, क्या कह रहा है, याद कीजिए कि नॉर्मल विजन फीमेल यानी फीमेल नॉर्मल देखती है या नॉर्मल देख पाती है, जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, फादर कलर ब्लाइंड था। अब आपको पता है कि ये एक्स लिंक डिजीज है, इसको हम लोग एक्ससी से शो करते हैं। ये फादर में अगर हुआ करता है तो अपने उसके डॉटर में पास आउट हो जाता है, बट डॉटर कलर ब्लाइंड दिखती नहीं, वो कैरियर बन जाती है। तो इसका मतलब एक जीन उसका होगा। अब कह रहा है कि नॉर्मल विजन फीमेल से वो शादी कर ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हर सन्स एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड। इसको एक बार क्रॉस करते हैं हम। देखिए कह रही है कि नॉर्मल विजन फीमेल, लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर कलर ब्लाइंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, फादर के पास ये जीन होंगे। एक मिनट मैं सही से लिखता हूँ, क्या है, कह रहा है आपको कि एक फीमेल है जो कि नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन में ऐसा लिख दिया। ठीक, वो मैरी करती है किससे, नॉर्मल विजन मेल से, तो मैरी कर नॉर्मल विजन मेल से। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आप एक्सी क्यों लिखो, क्योंकि इस फीमेल के बारे में कंडीशन दिया होगा, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो ये कैरियर होगी, कैरियर होगा। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो हम क्रॉस में एक बार ये बना देते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में एक तरफ मेल का गैमेट और एक तरफ फीमेल का गैमेट। अगर इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स सी और एक्स, ये बनेगा एक्स सी और वाई, ये बनेगा एक्स एक्स, ये बनेगा एक्स और वाई। यहाँ कंडीशन देखिए। अब जरा यहाँ पर कंडीशन देखा जाए कि अब यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल है वो कैसा है, कैरियर लेकिन नॉर्मल। ये कैसा है, नॉर्मल। ये कैसा है, कलर ब्लाइंड। ये कौन है, कलर ब्लाइंड। कौन है, मतलब कि सन है। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल। यानी कि सन के केस में क्या हो गया, 50% कलर, दो सन में से एक सन क्या हो गए, कलर ब्लाइंड, मतलब 50%। सारे के सारे डॉटर कैसे हैं, नॉर्मल है। सारे डॉटर कैसे हैं, डॉटर है नॉर्मल, मतलब उसको कलर ब्लाइंड नहीं हुआ है। अब आपके ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है क्या, देखिए 25% सन कलर ब्लाइंड नहीं, 50% सन कलर ब्लाइंड, तो पहले ऑप्शन गलत हो गया। 50% सन कलर ब्लाइंड ठीक है, 50% डॉटर नॉर्मल, यस ये भी 50% सन्स एंड 50% डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं, ऑल सन्स नॉर्मल नहीं, 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर आर नॉर्मल। देखिए डॉटर के केस में दो केस आया था, एक ऐसा आया था और एक ऐसा आया था, तो ये कैरियर कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल तो है लेकिन कैरियर, ये क्या है, पूरा पूरा नॉर्मल है। तो 50% दोनों में से क्या को नॉर्मल है, पूरा पूरा, तो एक ये तो 50% कहलाएगा, इसलिए 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर आर नॉर्मल, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस का क्वेश्चन है, आप बढ़िया से क्रॉस करके देखेंगे, कई बार आपको आएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, हेमोफीलिया के लिए आएगा, तो आप उसमें परसेंटेज को फाइंड आउट करोगे। मैंने कई बार बताया भी आपको परसेंटेज को फाइंड आउट करना, कई बार तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज को फाइंड आउट करके और तब आंसर इसका करना है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सिंपल रहता है, एक बार आप फाइंड आउट कर लोगे तो ऑप्शन मिल ही जाएगा। अभी मैंने देखा एक बार करा, आपको ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, कह रहा है कि 21st नंबर क्रोमोजोम का ट्राइसोमी मतलब एक बढ़ जाना, मतलब 2n+1 का कंडीशन आ जाना। कौन सा सिंड्रोम कॉज करता है, तो डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। ठीक है, अगर एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता तो क्लिनफोल्टर, एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता तो टर्नर। सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ये तो क्रोमोजोम वाले हैं नहीं। ठीक है, मतलब एलोसोम वाले हैं नहीं, सेक्स क्रोमोजोम वाले हैं नहीं। और डाउन सिंड्रोम भी ऑटोजोमल है, लेकिन किस ऑटोजोमल से, 21st क्रोमोजोम का। तो ये कई बार आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम 21st नंबर क्रोमोजोम के बढ़ने से हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज, अगर एक पर्सन को कलर ब्लाइंड हो गया है तो वो क्या नहीं कर पाता है, तो वो क्या नहीं कर पाता है, तो ब्लू और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसको ब्लू कलर और ग्रीन कलर एक ही तरह का दिखता है। हम लोग जैसे हम लोग को कलर ब्लाइंड नहीं हुआ है, आप लोग को भी कलर ब्लाइंड संभवतः नहीं हुआ होगा, तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंस, जैसे कि आप देखो, आपको दिखाते हैं, ये कौन सा कलर है आप देख पा रहे होंगे, और ये कौन सा कलर ये देख पाते होंगे, है ना, आपको पता चल रहा होगा, ये ग्रीन है और ये वाला ब्लू है। लेकिन जो पर्सन को कलर ब्लाइंड उसको दिखाएंगे ये दोनों उसको सेम दिखेगा, इसलिए कह रहा है किस में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा या किसको वो पहचान नहीं पाएगा, तो ब्लू और ग्रीन को वो पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका डिजीज ड्यू टू हेमोग्लोबिन डिफेक्ट, कह रहा है ऐसा कौन सा बीमारी है जो हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आने की वजह से आता है। तो हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आने की वजह से कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया। हेमोग्लोबिन सिकल सेल का हो जाता है, किसके केस में, एनीमिया के केस में, सिकल सेल SCS होता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन डिजीज, कह रहा है कि ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन यानी ऐसा कौन सा है जहाँ पर नॉन डिसजंक्शन मतलब क्रोमोजोम आधे आधे डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है, एक सेल है, सेल डिवीजन के टाइम पर जितने भी क्रोमोजोम यहाँ पर लगते हैं उस सब क्रोमोजोम को आधे आधे यानी इस सेल में भी आधे आधे जाने चाहिए और इस सेल में भी आधे आधे यानी आधे आधे जाने चाहिए। ऐसा हुआ तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये नहीं जा पाया जिसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, कह रहा है ऑटोजोम्स में होने वाले नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन सा डिजीज होगा। तो देखिए क्लिनफिल्टर्स, टर्नर्स, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होने वाला है, तो ये सब होने वाला है एक्स क्रोमोजोम के वजह से। जबकि डाउन सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन कहाँ हुआ करता है, तो सर यहाँ पर हुआ करता है ऑटोजोमल। सर सिकल सेल एनीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ही नहीं, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। कह रहा है नॉट ए हेरिडिटी डिजीज, कह रहा है कौन सा इसमें से हेरिडिटी डिजीज नहीं है। तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, क्रेटिनिज्म, थैलेसेमिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कौन कौन सा डिजीज में से पढ़ाया है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से पढ़ाया है, हेमोफीलिया से पढ़ाया है, थैलेसेमिया से पढ़ाया है। इसका मतलब ये सारे हेरिडिटरी डिजीज थे, तभी तो हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया। कौन सा नहीं पढ़ाया गया, क्रेटिनिज्म नहीं पढ़ाया गया। तो क्रेटिनिज्म एक्चुअली में किसकी वजह से होता है, तो सर ये ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो ये हार्मोनल डिजीज है, ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। आपको ऑप्शन ने पूछा कि हेरिडिटी कौन सा नहीं है, तो क्रेटिनिज्म नहीं है। आप देख रहे हैं अभी तक हम सब लोगों ने बहुत सारे 53 क्वेश्चन पहुँच गए, इतना सारा क्वेश्चन किया, एक लॉन्ग वीडियो बन गया आज का, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन कर ले, फिर हम लोग इसको देखेंगे एग्जाम से पहले, फिर एक और वीडियो आपके लिए इसके लिए बनाएंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक भी हैं जिसके लिए वीडियो आपको बना कर देंगे, जिसमें आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे आशा है कि अभी जितना आपने पढ़ा इस वाले क्वेश्चन में सब आपको समझ में आया होगा। इसको आप बारंबार देखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फिर से ये चैप्टर ओवर होता है। आप सब लोग इतना देर हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, बड़े चीज़ हैं इसमें, कुछ चीज़ कॉन्सेप्चुअल हैं जो आपको 1 2 बार 3 बार 5 बार रिवाइज करने से आएगा। इसलिए अगर आप इसको करेंगे तो आप इसमें अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। फिर जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छा नंबर अचीव करना है, ये टारगेट बना के चलते रहिए। और यहाँ जो लिखा हुआ है इसको ये काम कीजिए, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए छोटा सा क्या बनाया हुआ है, बेल घंटी जिसको कहते हैं, उसको एक बार दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।